ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। विहान को इस तरह से बात करके मुस्कुराते हुए देखकर सुकून ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यू ब्लडी बस्टर्ड। कहते हुए उसने विहान के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे मोड़ दे और उसके कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मेरी लाइफ में कोई और लड़का ढूंढ कर लाओगे? मतलब तुम मेरे लिए खुद बॉयफ्रेंड ढूंढोगे? इसका मतलब खुद के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ चुके हो, यही मतलब है ना तुम्हारा? शर्म नहीं आती अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इस तरह की बात करते हुए? ये मत समझना कि मैं सुकून राना तुम्हारे लिए रोने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सुकून की बात सुनकर विहान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सुकून क्या कह रही है, उसने झटके से सुकून को अपने और करीब खींच लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाते हुए कहा, इडियट लड़की, मैं उस लड़के की बात कर रहा था जो तुम्हारी कोख से बाहर आएगा। हमारा बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए मेरी जरूरत होगी ना? अगर मैं तुम्हें अच्छे से प्यार नहीं करूंगा तो दुनिया में कैसे आएगा? सुकून, जो कि गुस्से से पागल हो रही थी, जैसे ही उसने विहान की बात है सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही उसके गाल पर गुलाबी हो गए। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। बेचारी का हाल बेहाल हो चुका था। वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। विहान ने सुकून की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, अब समझी मेरी जान। कहते हुए उसने सुकून के चेहरे की तरफ देखा जिसका रंग उड़ा हुआ था। सुकून के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर विहान को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो जानता था कि अगर वो हंसा और उसने सुकून का मजाक उड़ाया तो सुकून उसे नहीं छोड़ेगी। सुकून ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब हमारे बच्चे से था? सुकून की बात पर विहान ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा? तुमने सच में सोचा कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशली एक बॉयफ्रेंड ढूंढ कर लाऊंगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने अलावा किसी और को लाने के बारे में सोच भी सकता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कभी कोई और नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मेरे अलावा अगर किसी और के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विहान की बात सुनकर सुकून बस बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त से कहना क्या चाहिए। विहान ने सुकून के बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, क्यों ऐसी बकवास सोचती रहती हो? मैंने कहा ना, मेरे लिए तुम सब कुछ हो। खैर अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कॉलेज जाने का मूड है या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी तुम एक लेक्चर मिस कर चुकी हो। अब अगर नहीं जाना चाहती तो हम यहाँ से कहीं और घूमने के लिए चलते हैं। वैसे भी मेरी बस 2 मीटिंग है, तुम्हारे लिए मैं उन 2 मीटिंग्स को कैंसिल करने के लिए तैयार हूँ। सुकून ने जैसे ही कॉलेज का नाम सुना, वो जल्दी से घबराकर सीट पर उठकर बैठ गई। उसके अचानक से उठने की वजह से विहान का सिर इम्पोर्टेड से टकरा गया और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। सुकून जल्दी से उसके माथे पर फूंक मारते हुए कहा, सॉरी, पर मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है, वरना नूर मेरी जान ले लेगी। अगर उसने किसी को बता दिया घर पर कि मैं ऐसे ही भटक रही हूँ, तो वैसे भी जिस तरह से वो मुझसे गुस्सा है, वो किसी को बता सकती है हमारे बारे में, और अगर उसने किसी को बता दिया तो हमारा काम तमाम। सुकून की बात सुनकर विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ माय गॉड, सच में वो सबको बता देगी? इसका मतलब मुझे अब तुम्हें नहीं जाने देना है। अगर तुम चली गई तो वो किसी को नहीं बताएगी, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे अफेयर के बारे में सबको पता चलता है, तुम्हारे खानदान को पता चल जाए। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारे परिवार को मेरे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें मुझसे दूर रहने के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। वैसे भी मेरा नाम भी अच्छा है, वो लोग तुम्हारी और मेरी शादी करवा देंगे। फिर हम दोनों का छोटा सा घर होगा, छोटा सा परिवार होगा। हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे जो मुझ पर जाएंगे, क्यूट होंगे। अगर तुम्हारे ऊपर गए तो जंगली हो जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें अपने ऊपर ही जाने के लिए कहूंगा। सुकून गुस्से से विहान को घूर रही थी। विहान ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, घूर क्यों रही हो मुझे? सुकून ने उसके बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। बकवास हो गई हो तो अब मुझे कॉलेज छोड़ दो, तुम्हारी वजह से लेट हो चुकी हूँ। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बहुत हो गया गुस्सा, अब शांत हो जाओ, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे तुम्हारे कॉलेज। कहते हुए विहान मुस्कुराने लगा। कुछ देर के बाद सुकून जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर अपने कॉलेज के अंदर भाग गई। अब तक एक लेक्चर खत्म हो चुका था और दूसरा भी खत्म होने ही वाला था। सुकून ने खुद से कहा,
नूर मेरी जान, आज तू शायद मेरी जान ले लेगी, भगवान बस जिंदा रख लेना। मरना नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी मेरा प्यार वापस आया है। उसके साथ रोमांस करना है, उसके साथ बहुत कुछ करना है, तो मरने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। कहते हुए वो अपने नाखून चबाते हुए जैसे तैसे क्लास के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे वो क्लास के अंदर आने वाली थी, उसी वक्त सेकंड लेक्चर खत्म होने की बेल हुई। बेल के खत्म होते ही सुकून जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुप गई। क्लास टीचर जैसे ही बाहर चले गए, सुकून क्लास के अंदर आ गई। नूर जो कि सीट पर अकेली बैठी हुई थी, जैसे ही उसका ध्यान अंदर आ रही सुकून पर गया, उसने चिल्लाते हुए कहा, अब तक कहाँ थी? उसके चिल्लाने की वजह से सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, साथ ही सुकून की तरफ भी। सुकून ने घूरकर नूर की तरफ देखा और दौड़ते हुए उसके पास आकर बैठकर उसने नूर को घूरते हुए कहा, मेरी यहाँ तक आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। सबके सामने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? सब देख कैसे घूर घूर कर मुझे देख रहे हैं। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा और तू कहाँ गायब थी? जरा मुझे बताने का कष्ट करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलू इलू करने के लिए गायब हो गई थी? अगर ऐसा है तो आज मैं तेरे भाई को बता दूंगी कि तेरा अफेयर चल रहा है, तेरा एक बॉयफ्रेंड है और तू उसके साथ यहाँ वहाँ घूम रही है। मैं सब कुछ बता दूंगी। कहते हुए नूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सुकून ने गुस्से से कहा, तू ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी दोस्त है तू, और अब भाभी भी, एक भाभी अपनी नंद को बचाती है। सुकून की बात सुनकर नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे किसने कहा? भाभी और नंद के बीच में कभी नहीं बनती, तो अब मैं तेरी भाभी बनकर तुझे सबक सिखाऊंगी, तेरे भैया को बता दूंगी, फिर देखते हो कि घर पर सब लोग कैसे तेरा बाजा बजाते हैं। बहुत शौक है ना क्लास मिस करके यहाँ वहाँ घूमने का? पहले से ही जैसे जैसे पास हो जाती है, चीटिंग करके, और अब भी तू पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्वेल्थ तक कितनी मुश्किल से आए हैं तू खुद जानती है। थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान लगाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। नूर की बात सुनकर सुकून ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए कहा, ठीक है गुरु माता, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। अब से मैं अपनी पढ़ाई पर अवश्य ध्यान दूंगी, पर कृपया करके हमारे बारे में घर पर कुछ ना बताएं, कुछ भी ना, अन्यथा हम आपसे कभी वार्तालाप नहीं करेंगे। सुकून ने अजीब सा मुंह बनाते हुए हिंदी में कहा। उसकी शुद्ध हिंदी सुनकर नूर हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, डर क्यों रही है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे बता कहाँ गई थी तू, और तूने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया ना? कहते हुए नूर की नजरें सुकून के पेट की तरफ थी। पहले तो नूर का सवाल सुकून को समझ नहीं आया, पर जब उसने नूर की नजरों को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही उसके गाल भी गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए कहा, कितनी बेशरम है ये, कितनी बड़ी बकवास कर रही है। सुकून के एक्सप्रेशंस देखकर नूर ने भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से कहा, इसका मतलब तूने सब कुछ कर लिया? इसका मतलब तू सच में बहुत जल्दी नन्ना मुन्ना दुनिया में लेकर आएगी, वो भी शादी से पहले? कहते हुए नूर बड़ी बड़ी आंखों से सुकून को देखने लगी। दोनों अपनी बातों को कंटिन्यू करते उससे पहले ही टीचर क्लास में आ गए। दोनों चुपचाप सीधी होकर बैठ गए। जैसे तैसे ये लेक्चर खत्म हुआ और लंच ब्रेक में कैंटीन में दोनों जाकर पहुंची। सुकून ने नूर को घूरते हुए कहा, फालतू के बकवास करना बंद कर दे, मैं सिर्फ 2 लेक्चर तक गायब थी। तुझे सच में लगता है कि 2 लेक्चर के बीच में मैंने सब कुछ कर लिया और अब प्रेग्नेंट होने की तैयारी भी कर चुकी? तेरा दिमाग खराब हो चुका है, ये सारा काम तेरा है। तुझे प्रेग्नेंट होना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी को 1 महीना हो चुका है। अब तक तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका होगा, और भाई जिस तरह से तुझे छोड़ते नहीं है, मुझे तो लगता है कि भाई तेरी कमर तोड़ देते होंगे। वैसे तुझे देखकर तो लगता नहीं है कि भाई ने तेरे साथ कुछ किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई को तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? वो बस हम सब लोगों को दिखाने के लिए तेरे साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं। सुकून जैसे जैसे बोल रही थी, नूर की आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। आखिर में नूर ने सुकून को घूरते हुए कहा, किस तरह की बकवास कर रहे हो, और वो हम में इंटरेस्ट भी है? हमने बस उन्हें कुछ समय मांगा है। वैसे भी हमारी शादी जस्ट मोमेंट पर हुई थी। उस मोमेंट पर बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारी शादी हो जाएगी। इसलिए मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए पहले उन्हें जानना चाहती थी, और अब मैं उन्हें पूरी तरह से जान चुकी हूँ। मैंने उनसे कुछ समय मांगा था और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे टाइम देंगे, और उन्होंने मुझे टाइम भी दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो बाकी मर्दों की तरह है, जो औरत की चॉइस का मान ना रखे? वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है।
उन्हें मेरी मर्जी की बार बार पूछी है और वो मेरी मर्जी से ही मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं। नूर की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, तो तुमने भाई को रोका हुआ है, कब तक रोक कर रखोगी? उन्हें आगे बढ़ाने की इजाजत दे दो। मैं जल्दी से बुआ बन जाऊंगी और जैसे मैं बुआ बनी इस वक्त में घर पर बता दूंगी कि मेरा भी चक्कर चल रहा है। मैंने सबके लिए दामाद पहले ढूंढ लिया, तो उन लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं भी शादी करूंगी, मैं भी बच्चे पैदा करूंगी, फिर तेरे मेरे बच्चे साथ में पढ़ेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? सुकून की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, बेहद 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 बकवास, इसलिए अपने बकवास आइडिया को अपने पास ही रख, हम तक लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो मुंह बनाते हुए अपना सैंडविच खाने लगी। सुकून ने अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहा, चलो तेरा तो नहीं पता, पर मुझे तो जल्दी से जल्दी शादी करनी है। मिस्टर विहान ठाकुर, आपको सच में लगता है कि इतने साल तक आपका इंतजार करने के बाद में मैं शादी के लिए इंतजार करूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं मना करूंगी। मुझे देखना है कि आप मुझसे शादी करने के लिए कितने मरे जा रहे हैं। आखिर इस बार पहल आपको ही करनी है। प्रपोज मैंने किया था, पर अब शादी के लिए आगे आप ही बढ़ेंगे। कहते हुए सुकून मुस्कुराने लगी है। दूसरी तरफ राणा कॉर्पोरेशन, विराट इस वक्त अपने केबिन में मौजूद था। उसने गुस्से से कहा, ये फाइल किसने रेडी की? कहते हुए उसने अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। उसने गुस्से से कहा, इसमें इतनी सारी मिस्टेक है, जब काम करना नहीं आता तो ऑफिस में आई क्यों हो? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर वो लड़की कांपने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। विराट ठीक से उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। उसने गुस्से से कहा, भगवान ने जब जुबान दी है उसे खोलो, अपना चेहरा ऊपर उठाओ, कौन हो तुम? विराट के इतना कहते ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। विराट ने जैसे ही उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा, उसकी नजर इस पर ठहर गई। वो लड़की दिखने में ज्यादा नहीं बल्कि 17-18 साल की लग रही थी। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और इस वक्त वो कांप रही थी। उसे देखकर विराट ने हैरानी से कहा, तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुम्हें इस ऑफिस में काम करते हुए नहीं देखा। विराट की बात पर उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने गलती से कोई और कहानी डाल दी है, इसके लिए सॉरी। उस लड़की की बात सुनकर विराट चुप हो गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या ये फाइल तुमने कंप्लीट की है? विराट के सवाल पर उस लड़की ने डरते हुए अपना सिर नाम हिला दिया, जिसे देखकर विराट की आंखें छोटी हो गई। उसने उस लड़की को घूरते हुए कहा, भगवान ने जबान दी है, जबान से बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने विराट के सवाल पर कांपती हुई आवाज में कहा, श्रेया। उस लड़की का नाम सुनकर विराट ने उसे घूरते हुए कहा, तो मिस श्रेया, जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि अगर ये फाइल आपने कंप्लीट नहीं की है और आप न्यू ज्वाइनिंग है, तो पहले ही दिन में आपको इस कैबिन में आने की इजाजत किसने दी और आप कैबिन में आई तो आए? ये किसकी फाइल उठाकर लाए हैं, जरा बताएंगे? विराट के सवाल पर श्रेया ने मासूमियत से कहा, ये फाइल मुझे मैनेजर ने आपको देने के लिए कही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इस फ्लो पर जाना है, क्योंकि वो किसी से जरूरी बात कर रहे थे, इसलिए मैं आ गई, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है। सच में? कहते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराट की तरफ देखने लगी। विराट ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को, और उसे इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखकर उसके चेहरे पर अपने आप छोटी सी स्माइल आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि कितने साल की हो तुम? विराट के सवाल पर श्रेया ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, 19। विराट ने जैसे ये सुना, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने धीरे से कहा, सच में तुम 19 ईयर्स की हो? विराट के सवाल पर श्रेया ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं छोटी दिखती हूँ, पर मैं सच में 19 की हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही कॉलेज में एडमिशन लिया है और इस साल में 2nd ईयर में हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, मेरा कॉलेज भी ओपन है। श्रेया की बात सुनकर विराट ने शांति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो और मैनेजर को यहाँ पर भेज देना। बहुत शौक है ना अपना काम किसी और से करवाने का, अब उसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रेया ने जैसे ये सुना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने डरते हुए कहा, क्या आप मुझे भी यहाँ से निकाल रहे हैं? सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, पर मुझे जॉब से मत निकालो ना। मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने मुझे जब से निकाल दिया तो मेरी मकान मालकिन मुझे घर से निकाल देगी।
श्रेया की बात सुनकर विराट ने छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय अगर मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो तुम्हारी मकान मालकिन तुम्हें घर से निकाल देगी? मैं तुम्हारी मकान मालकिन नहीं हूं और तुम ऑफिस में नहीं रहती हो। विराट की बात पर श्रेया ने धीरे से कहा, नहीं वो हमने किराया नहीं चुकाया। वो मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करती, मैं गांव में रहती थी। मैं पढ़ाई के लिए शहर आई हूँ पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए तो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करके मैं अपने पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। अगर आपने मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो फिर मैं अपने मकान मालकिन को किराया कैसे दूंगी? अगर मैं उसे किराया नहीं दूंगी तो वो मुझे अपने घर में क्यों रहने देगी? श्रेया बार बार अपनी उंगलियों को आपस में उलझते हुए लगातार बोलते जा रही थी। विराट हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, जो कि पहले बोल नहीं रही थी और अब जब बोलना शुरू कर चुकी है तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके ओके मैं तुझे नहीं निकालता हूँ, मैनेजर को भेजो और जाओ यहाँ से। विराट की बात सुनकर श्रेया ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, सच में? उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, अब जाओ यहाँ से। अगर बेफिजुल में बकवास की और अच्छे से काम पर ध्यान नहीं दिया तो पक्का निकाल दूंगा। विराट की बात सुनकर श्रेया ने डरते हुए कहा, पर मैं काम पर ध्यान दूंगी, बिल्कुल भी मस्ती मजाक नहीं करूंगी और बिल्कुल भी काम में लापरवाही नहीं करूंगी, पर आप मुझे ऑफिस मत निकालना। कहते हुए श्रेया वहां से भाग गई। उसके जाते ही विराट ने बस अपना सिर हिलाते हुए कहा, इडियट। कहते हुए वो अपने काम में लग गया। शाम का वक्त। कॉलेज छूटने के बाद सुकून और नूर दोनों कार में बैठकर राणा मेंशन के लिए निकल गई। सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर सुनना, मुझे बाहर जाना है। तू घर पर किसी को बता देना कि आज मैं अपनी किसी दोस्त के घर पर गई थी। सुकून की बात सुनकर नूर, जो कि मोबाइल में गेम खेल रही थी, उसने सुकून को घूरते हुए कहा, 2 लेक्चर मिस करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो फिर से घूमने के लिए जा रही है? एक काम कर, घर पर सबको बता दे और शादी कर ले। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, ना किसी से छुपकर जाने की जरूरत पड़ेगी। नूर की बात सुनकर सुकून ने मुंह बनाते हुए कहा, बकवास बंद कर। शादी के पहले छुप छुप के मिलने का जो मजा है वो एंजॉय करना है। मुझे पता है कि घर पर कोई मना नहीं करेगा और कोई मना करेगा तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर ये मोमेंट मैं एंजॉय करना चाहती हूँ और ये मोमेंट एंजॉय करने के लिए इसी तरह से सबसे छुप छुप के जाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा और उसमें तुझे मेरा साथ देना ही होगा। आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी भाभी है तू, अगर तू मेरा साथ नहीं देगी तो कौन देगा? धोखेबाज दोस्त नहीं होते और तू मेरी धोखेबाज नहीं बल्कि प्यारी वाली दोस्त है। अब यहीं पर गाड़ी रोक और मुझे जाने दे। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, तू कहती है तो ठीक है, जा, मैं घर पर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कह दूंगी कि सुकून मुझे बिना बताए कहीं चले गई। मुझे नहीं पता और जरा मुझे ये बताना कि कौन कौन सी नई फ्रेंड मिल गई जिसके घर तू जा रही है। सुकून ने नूर की तरफ देखकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अरे मेरी जान, किसी का भी नाम ले ले, वैसे भी स्कूल में तो पुराने दोस्त थे ना, बाय बाय। कहते हुए सुकून कर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कुछ ही दूरी पर विहान की कार लगी हुई थी। सुकून विहान की कार के अंदर बैठ गई। नूर ने ये देखकर बस अपना सिर हिला दिया, पर अब उसे भी निष्कर्ष की बात याद आ रही थी। साथ ही सुकून के साथ सुबह जो कन्वर्सेशन हुआ था वो भी उसे याद आ रहा था। उसने खुद से कहा, क्या सच में हम उनके साथ गलत कर रहे हैं? हम उनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। शादी करने के बाद भी हमने उन्हें कुछ नहीं करने दिया, ये तो गलत है। पर मैं क्या करूं? डर भी लगता है। वो खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद को ही जवाब दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कार घर की तरफ जाने की जगह पर कहीं और जा रही है। ये देखकर उसने ड्राइवर की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अंकल आप कहाँ लेकर जा रहे हैं कार? नूर के सवाल पर ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर नूर ने थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अंकल जवाब दीजिए। नूर कुछ कहती है उससे पहले उसकी कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने उसकी कार आकर रुकी थी। नूर ने ध्यान से देखा तो बिल्डिंग काफी ज्यादा ऊंची थी, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने बाहर आकर सुकून के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। नूर ड्राइवर को घूरते हुए कार के बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने बड़ा सा नाम जो कि बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था पढ़ा, जहां पर राणा एम्पायर लिखा हुआ था। राणा एम्पायर पढ़ते ही नूर समझ गई कि वो कहां पर है। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं?
ड्राइवर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, क्योंकि सर ने आपको यहाँ पर लाने के लिए कहा था। मुझे बस इसका ऑर्डर मिला था, अब आगे आप सर से पूछ लीजिए। कहते फिर ड्राइवर कार में जाकर बैठ गया। नूर बस हैरानी से सब कुछ देखने लगी। उसने खुद से कहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? ड्राइवर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, इसका मतलब उन्होंने हमें यहाँ पर लाने के लिए कहा होगा। उसने इतना कहा ही था कि उसे अंकित की आवाज़ सुनाई दी, मैडम। अंकित की आवाज़ सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने अंकित खड़ा था। अंकित को देखकर नूर ने धीरे से कहा, क्या राणा साहब ने हमें यहाँ पर आने के लिए कहा है? नूर के सवाल पर अंकित ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया और नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आप यहाँ से चलिए। कहते हुए दूसरी तरफ जो लिफ्ट सीक्रेट तरीके से बनाई गई थी उसकी तरफ लेकर जाने लगा। नूर ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे चली गई। कुछ ही देर में वो लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। नूर ने अंकित की तरफ देखा जो कि उसे काफी ज्यादा दूरी बनाकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? नूर के सवाल पर अंकित ने धीरे से कहा, मैडम इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस थोड़ी देर पहले सर ने ड्राइवर को मैसेज किया था कि वो आपको लेकर यहाँ पर आ जाए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे यहाँ पर आकर आपको रिसीव करना था, बाकी आपको सर बता देंगे। अंकित की बात से नूर समझ गई कि उसे अंकित से कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, इसलिए वो निष्कर्ष के केबिन में पहुंचने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद सबसे टॉप फ्लोर जहां पर निष्कर्ष का केबिन था वहां पर नूर आकर पहुंच गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अंकित ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आप यहाँ से सर के केबिन में चली जाए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अंकित की तरफ देखकर नूर ने अपना सिर हिला दिया और पूरे कॉरिडोर में नजरें घूमने लगी। उसने खुद से कहा, सच में अमीरों के चोंचले। कहते हुए धीमे कदमों से चलते हुए केबिन के बाहर आकर खड़ी हो गई जहां पर प्रेसिडेंट निष्कर्ष राणा लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अंदर जाकर उसने देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, ये शैतान कहाँ चले गए? नूर ने इतना कहा ही था कि उसे पीछे से अपने कान में किसी की आवाज सुनाई दी, क्या तुमने मुझे शैतान कहा मेरी नूरे जहां? नूर को जैसे ही एहसास हुआ कि निष्कर्ष उसके पीछे खड़ा है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी, साथ ही उसके चेहरे पर भी डर नजर आने लगा। उसने हल्के से गर्दन को टेढ़ा करके देखा था तो निष्कर्ष उसके पीछे ही खड़ा था और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। निष्कर्ष को देखकर नूर ने धीरे से कहा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और इस तरह से कौन डराता है? क्या बच्चे की जान लेना चाहते हैं आप? सोचिए कि अगर आपके इस तरह से डराने की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या करते आप? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर उसे घूरते हुए कहा, फालतू की बकवास करना बहुत पसंद है ना तुम्हें मेरी नूरे जहां? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे फालतू बकवास करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोगों की मैं जुबान काट देता हूँ। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं? निष्कर्ष की धमकी सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। साथ ही उसने निष्कर्ष को उंगली दिखाकर घूरते हुए कहा, आप मुझे जुबान काटने की धमकी नहीं दे सकते। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो जिसकी आप जुबान काट देंगे, और वैसे भी मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? आप सच में मुझे डरा रहे थे? इतना डरने के बाद इंसान को ऐसी फीलिंग आ जाती है। सीधे सीधे जवाब दीजिए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है? आप सीधा ड्राइवर को ऑर्डर दे देते। आपको क्या लगा था कि मैं आपके बुलाने पर आऊंगी? नहीं, आपको पता है कि आपके इस तरह से डराने की वजह से मुझे क्या लगा कि ड्राइवर मेरा किडनैप कर रहा है। सोचिए अगर सच में ड्राइवर कभी मेरा किडनैप कर रहा हूँ और मैं ये सोचूं कि आप इस तरह से मुझे सरप्राइज दे रहे हैं तो क्या होगा? नूर लगातार बोलते जा रही थी, वही निष्कर्ष उसे घूरता जा रहा था। आखिर में उसने आगे बढ़कर नूर के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, मेरी लिटिल गर्ल बकवास बंद करो, तुम्हें कोई किडनैप नहीं करेगा, कोई भी नहीं। मेरे होते हुए किसी की औकात नहीं है कि वो तुम्हें किडनैप कर सके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या स्पेशल काम? उसके मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि निष्कर्ष ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर काफी ज्यादा हैरान थी, पर उसने जल्दी से खुद को शांत करके निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, अब तो बता दीजिए कि आखिर आपने हमें कौन से स्पेशल काम के लिए बुलाया है, और हाँ अगली बार से इस तरह से हमें यहाँ पर मत बुलाएगा। अगर आपको हमें बुलाना ही हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा।
सोचिए कि अगर सच में मेरा किडनैप हो जाए तो। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में छोटी छोटी बातें घुसती नहीं है ना लिटिल गर्ल। मैंने कहा ना, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारा किडनैप कर सके, और अगर कभी तुम्हारा किडनैप हो भी गया तो तुम्हें कभी नहीं डरना है, कभी भी नहीं। तुम्हारा पति इतना ताकतवर तो है कि वो तुम्हें किसी भी मुसीबत से छुड़ाकर वापस अपने पास लेकर आ जाएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने चुप होते हुए कहा, ठीक है, हम समझ गए। अब बताए कि कौन से स्पेशल काम के लिए आपने हमें बुलाया है। आपको पता भी है कि घर जाकर कितना कुछ करना था, असाइनमेंट करना था, ये करना था, वो करना था। नूर लगातार बोलते जा रही थी। वही निष्कर्ष उसकी तरफ टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है। वैसे काफी बात करती हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर कुछ कहती है, इससे पहले ही निष्कर्ष ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करीब खींच लिया। नूर कुछ समझ पाती इससे पहले ही निष्कर्ष के होठ उसके होठों पर थे और वो सॉफ्ट तरीके से उसे किस कर रहा था। निष्कर्ष को किस करते हुए देखकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथों को उसके सामने करने की कोशिश की, तो निष्कर्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे मोड़ दिया और एग्रेसिव होकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। निष्कर्ष के इस तरह से एग्रेसिव होकर किस करने की वजह से नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, ठरकी कहीं के। उसने निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी उसका ये ठरकी पति उससे दूर होने से तो रहा, इसलिए वो अपनी आंखों को बंद करके निष्कर्ष के किस को महसूस कर रही थी। कुछ देर के बाद जब निष्कर्ष को लगा कि अब नूर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर निष्कर्ष ने नूर के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। निष्कर्ष के छोड़ते ही नूर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका छोटा सा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था और इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम शर्मा रही हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। निष्कर्ष की बात सुनकर उसने जल्दी से नाम में सिर हिला दिया और फिर हाँ में सिर हिला दिया। निष्कर्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने नूर को भी अपनी गोद में ही बिठा लिया और उसकी जुल्फों के कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट ये रहा लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने टेबल पर रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा कर दिया। नूर, जिसने अभी अभी अपनी सांसों को कंट्रोल किया था, निष्कर्ष की बात सुनकर उसने टेबल की तरफ देखा। वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। पेपर्स को देखकर वो कंफ्यूज हो गई। उसने पेपर के ऊपर कुछ पढ़ा, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरानी से पलटकर निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? निष्कर्ष नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता लिटिल गर्ल? मुझे तो लगा था कि कॉलेज जाती हो तो पढ़ना तो सीख गई होगी, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा कॉलेज जाना वेस्ट हो गया। अब जब तुम पढ़ाई ही नहीं करती हो तो कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गुस्से से उसके सीने पर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से मुंह के मारते हुए कहा, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? बताए ना ये सब क्या है और आपने ये सब कुछ कब किया? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गुस्से से कहा। निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने ये सब कुछ आज ही किया। मुझे तुम्हें शादी का गिफ्ट देना था, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये गिफ्ट दे दूं। वैसे भी फादर की प्रॉपर्टी पर डॉटर का हक होता है। अब तुम्हारा साला का बाप तो तुम्हें देने से रहा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते कहा, मैंने कहा ना, वो आदमी मेरा बाप नहीं है। निष्कर्ष की बात पर नूर ने गुस्से से कहा, जिसे देखकर निष्कर्ष ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, तुम्हारी ये कहने से कि वो तुम्हारा बाप नहीं है, सच नहीं बदल जाएगा लिटिल गर्ल। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि तुम उस आदमी को अपना बाप नहीं मान सकती। सच तो यही है कि उसकी रगों में और तुम्हारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मेरी रगों में मेरी माँ का भी खून दौड़ रहा है। निष्कर्ष नूर का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, फॉरगेट, ये सारी बकवास बंद करो और ये देखो, अग्रवाल के 20% शेयर्स जो कि तुम्हारा पति तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, अब इन पर साइन कर दो। उसके बाद तुम अग्रवाल कंपनी की शेयर होल्डर बन जाओगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अगर फ्यूचर में हम दोनों एक नहीं रहे तो मैं आपसे दूर हो गई तो। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना
उसने अपने चेहरे को नूर के चेहरे के करीब लाकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, फिर से कहो मेरी नूरे जहां, क्या कहा तुमने? निष्कर्ष की डरावनी आवाज सुनकर नूर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, आज कह दिया, अगली बार कहने की हिम्मत मत करना। पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, किसी की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर सके। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर काटकर घर में रख लूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की पूरी बॉडी कांप गई, क्योंकि निष्कर्ष के चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशंस थे। कोई भी नहीं कह सकता था कि वो मजाक कर रहा है। नूर की कांपती हुई बॉडी को महसूस करके निष्कर्ष ने हंसते हुए कहा, लिटिल गर्ल कितना डरती हो तुम। आई एम योर हस्बैंड, क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लगता हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, आप थोड़े से डरावने तो हो, पर जैसे भी हो मेरे हो। कहते हुए नूर ने उसे गले लगा लिया। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, वेरी गुड लिटिल गर्ल, हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हें भी मेरा बनकर ही रहना है। अब चलो जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह इस पर साइन करो। तुम्हें अपनी माँ का बदला भी तो लेना है ना। भूल गई अग्रवाल की वजह से तुम्हारी माँ की जान गई है। भूल गई तुम्हें और तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी है। भूल गई अपनी माँ का अपमान, भूल गई सब कुछ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। नूर की आंखों में इस वक्त गुस्सा और नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। वो तो इसलिए अपने बाप का पता लगाना चाहती थी ताकि उस इंसान को तड़पा सके जितना उसने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, अब जल्दी से यहाँ पर साइन करो। सोचो, जब तुम्हें उन परिवार को तकलीफ देनी है तो तुम्हें उस परिवार में एंट्री लेनी ही होगी, क्योंकि दूर रहकर हम हमारे दुश्मन को तकलीफ नहीं दे सकते। हमें दुश्मन को तकलीफ देने के लिए उसके करीब जाना पड़ता है। उसे इतना दर्द देना पड़ता है कि वो खुद हमारे सामने घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगे, पर हमें उसे माफ नहीं करना होता है, बल्कि हमें उसे सजा देनी होती है। गलती की सजा होती है और गुनाह की उससे भी ज्यादा बुरी सजा। मेरी डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है लिटिल गर्ल, और तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। आखिर तुम मिसेज नूर निष्कर्ष राणा हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उसे इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अगर मेरी माँ इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती तो शायद आज वो जिंदा होती। उन्होंने अपनी हेल्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी भी नहीं, सिर्फ उस आदमी की वजह से। अगर वो आदमी मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद नहीं करता तो आज वो इस दुनिया में होती। मैं अकेली। निष्कर्ष ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हर बार गलत बात बोलती हो और मुझे गुस्सा दिलाती हो और फिर बोलती हो कि मैं तुम्हें परेशान क्यों करता हूँ। तुम अकेली हो क्या? तुम्हें इतना बड़ा, लंबा, चौड़ा, हट्टा कट्टा आदमी नजर नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हारी आंखें खराब हो गई है? अगर आंखें खराब हो गई है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को हंसी आ गई। उसने निष्कर्ष के गालों पर किस करते हुए कहा, नजर आते हैं ना आप। हमने कहा कि हमें हमारी माँ चाहिए थी, हमारे पास आप है। अब पहले भी हमारे जीने की वजह हमारी माँ थी और अब हमारे जीने की वजह आप है। हमने आज तक नहीं कहा, पर अब कहते हैं, आई थिंक आई लव यू राणा साहब। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। नूर की बात पर निष्कर्ष ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। निष्कर्ष बस अपनी आंखों को बंद करके उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमने तो आपको आई लव यू कह दिया। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि ये दिल मेरा नहीं है। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? आप भी हमें आई लव यू कहो, तभी हम खुश होंगे, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। निष्कर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, सबसे पहली बात लिटिल गर्ल, प्यार की उम्मीद मुझसे मत करना, क्योंकि प्यार मेरे लिए नहीं बना। तुम्हारी परवाह करता हूँ बिकॉज यू आर माई वाइफ, पर प्यार वो कभी नहीं होगा मुझे, कभी भी नहीं। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है और निष्कर्ष राणा कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का चेहरा लटक गया। अगले ही पल उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वादा करते हैं आपसे मिस्टर राणा, एक दिन आप खुद कहेंगे कि मुझे तुमसे प्यार है। नूर कहते हुए नूर मुस्कुराने लगी।
नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने बेहद अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी वादा करता हूँ कभी नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर और उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर नूर का चेहरा लटक गया। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, आप सच में हार्टलेस है। आपको एक बार भी नहीं लगा कि आपके इस तरह से कहने की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होगी। ठीक है, आप नहीं कहना चाहते तो मत कहो। मैं भी अपना आई लव यू वापस ले रही हूँ। आपको अब कभी आई लव यू नहीं कहूंगी, किसी और को कहूंगी। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने झटके से नूर के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर दांत पीसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करो। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे आई लव यू कहो, पर मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी कि तुम किसी और को ये सब कुछ कहो। समझ गई तुम लिटिल गर्ल। निष्कर्ष के हाथों की पकड़ नूर के बालों पर मजबूत होती जा रही थी। नूर ने दर्द भरी आवाज में कहा, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। किसी से क्यों कहूंगी, मेरे पति तो आप ही है। किसी से नहीं कहूंगी, ना आपसे ना किसी और से। बस अपने बच्चों से कहूंगी जो दुनिया में अभी तक आए नहीं आए। लव यू बच्चों। कहते हुए नूर ने मजबूती से अपनी आंखों का बंद कर लिया। निष्कर्ष ने घुरकर नूर की तरफ देखा और उसके बालों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। निष्कर्ष के छोड़ते ही नूर ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर मुंह फुलाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोचिए, अगर आपके इस तरह से खींचने की वजह से मेरे बाल टूट जाते तो मैं गंजी हो जाती ना। ऐसा कोई करता है अपनी क्यूट सी वाइफ के साथ? अपना सच में बहुत ज्यादा हार्टलेस, पत्थर दिल, स्टोन हार्टेड इंसान हो। ऐसा लगता है जैसे पत्थर भरा हुआ है, यहाँ पर पत्थर। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने अपने सीने की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो अजीब तरह से अपने सीने को घूर रहा था। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, ये पत्थर नहीं है लिटिल गर्ल, ये बोझ है जो मेरे दिल के अंदर है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप ना अजीब हो। सीने के अंदर बोझ कैसे हो सकता है? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, जब मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर कंफ्यूज हो गई। तभी निष्कर्ष ने उसके गाल खींचते हुए कहा, क्या तुम भूल गई कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया था? लगता है कि तुम्हें फिर से अपने तरीके से याद दिलाना होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और जल्दी से पलटकर उन पेपर को देखने लगी। उसने मासूमियत से कहा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड किया है? क्या मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी चुरा कर भागने के लिए तुमसे किसी पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हंसते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं राणा साहब? आपके पास जितना पैसा है, उसके बाद क्या आप मेरे पास से कुछ ले सकते हैं? और मेरे पास है ही क्या? कुछ भी तो नहीं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम दुनिया की सबसे अमीर औरत हो, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा क्यों ना हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, और अगर मैं हूँ तो मेरा सारा पैसा तुम्हारा है, इसलिए सबसे ज्यादा अमीर तुम हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। ये आदमी बिना रोमांटिक तरीके से कितना ज्यादा फ्लर्टी बातें करता था। नूर ने खुद से कहा, ऐसा लगता है जैसे पत्थर दिल है, पर जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बदमाश सा लड़का सामने आ गया हो। नूर ने जैसे ही ये सोचा, निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी तारीफ बाद में करना, पहले इस पर साइन कर लो, क्योंकि मुझे ये प्रक्रिया के लिए भी भेजने हैं। आखिर कल तुम्हारे सो कॉल्ड फादर को सरप्राइज भी तो देना है। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि अब उसकी कंपनी की एक और बड़ी शेयर होल्डर है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पेन पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था और कानों में अपनी माँ की बातें। नूर मेरी बच्ची, हमेशा याद रखना, हर इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में काट कर जानी पड़ती है। जरूर मैंने किसी के साथ गलत किया होगा इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, पर जिसने मेरे साथ गलत किया है वो भी तो कौन सा सही रहेगा, उसे भी एक दिन अपने कर्मों की सजा मिलेगी। अपनी माँ की बात याद करके नूर ने अपने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा था माँ, उस आदमी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, पर उसके कर्मों की सजा आपकी बेटी देगी। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि उस आदमी को सजा दे सके, उस आदमी को बता सके कि उसने आपके साथ कितना गलत किया था। आपकी आंखों में आए हर एक आंसू की कीमत चुकानी होगी इसे माँ। कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को खोलकर उसने पेपर पर साइन कर दिए। निष्कर्ष चुपचाप नूर के चेहरे की तरफ देख रहा था। साइन होते ही निष्कर्ष ने एक बटन प्रेस कर दिया।
उसके बाद ही केबिन का दरवाजा खुला। नूर ने जैसे ही दरवाजा खुलते हुए देखा, वो निष्कर्ष की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर निष्कर्ष ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, डोंट यू डेयर लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने निष्कर्ष की तरह देखा। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? पर मुझे आती है। निष्कर्ष में घुरकर नूर को देखा, तब तक एक फीमेल एम्प्लॉय टेबल के पास आकर वो पेपर उठाकर वहां से जा चुकी थी। नूर ने जैसे ही ये देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे पेपर कहाँ लेकर जा रही हो? वो मेरे हैं। निष्कर्ष ने नूर का चेहरा अपनी तरफ करके उसे घूरते हुए कहा, उसे मैंने पेपर लेने के लिए ही बुलाया है, प्रक्रिया के लिए वही भेजेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब छोड़िए, मुझे बताइए कि आपके ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज क्यों हैं? कैसे आप फीमेल एम्प्लॉयज को अपने आसपास भटकने दे सकते हैं? कितनी खूबसूरत थी वो, अगर उसने आप पर गंदी नजर डाल दी और आप फिसल गए तो मेरा क्या होगा? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर के गालों को खींचते हुए कहा, फालतू के ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते क्यों है लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात पर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये फालतू के ख्याल नहीं, ये सच के ख्याल है। आप इतने हैंडसम हैं, अगर किसी ने सच में आप पर बुरी नजर डाल दी तो मैं क्या करूंगी? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अपनी इस ओवर थिंकिंग को कम करो लिटिल गर्ल, क्योंकि ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला। निष्कर्ष की बात पर नूर ने उसकी तरफ देखा और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया था वो काम तो हो चुका है, अब तो मुझे जाने दीजिए, घर जाकर मुझे असाइनमेंट। निष्कर्ष ने नूर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा सेल्फिश हो लिटिल गर्ल, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें क्या लगता है अग्रवाल के 20% शेयर्स कितने करोड़ के होंगे? नूर ने निष्कर्ष के सवाल पर उसकी तरफ देखा और अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। कुछ देर के बाद उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, 20 करोड़। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों पर एक मजाकिया हंसी नजर आने लगी, जिसे देखकर नूर ने पाउट बनाते हुए कहा, 50 करोड़। नूर को देखकर निष्कर्ष की हंसी अभी भी कम नहीं हुई थी। नूर ने गुस्से से कहा, कितने करोड़ के थे वो बता दीजिए। निष्कर्ष ने नूर के कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा, 2000 करोड़। नूर ने जैसे ही ये सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निष्कर्ष ने अभी अभी जो कहा वो सच है। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अग्रवाल कॉरपोरेशन की प्राइस 10,000 करोड़ है और तुम्हारे पास 20% शेयर है लिटिल गर्ल, अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि 20% शेयर कितने हजार के होंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखें जैसे बाहर आने को थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक साइन करने भर से 2000 करोड़ की मालकिन बन गई है। कहाँ एक वक्त ऐसा था जब 20 रुपए के लिए उसे रोना पड़ता था और अब वो 2000 करोड़ की मालकिन बन गई है। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और अमीर बना सकता हूँ, तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे और पैसा नहीं चाहिए। इतना पैसा मैं संभाल नहीं पाऊंगी, क्या पता मेरी हार्ट अटैक से मौत हो जाए। मरना नहीं है मुझे। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, फालतू की बकवास बहुत आती है तुम्हें, मुझे अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। कहते हुए उसने झटके से नूर को इस तरह से अपनी गोद में लिया और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। नूर ने डरते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, छोड़िए। मजाक में निकल गया था, मतलब घबराहट में निकल गया था। अब आप बच्चे को इसके लिए भी सजा दोगे क्या? छोड़िए ना। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, फालतू बकवास जब जब करोगी सजा तब तक मिलेगी, ताकि तुम्हारी फालतू में बकवास करने की आदत छूट जाए। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, प्लीज ना, माफ कर दीजिए ना। निष्कर्ष ने पूरी तरह से नूर की बातों को इग्नोर किया और उसे लेकर अपने प्राइवेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वो कुछ ही दूरी पर गया था कि उस वक्त का मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया। नूर ने मासूमियत से कहा, जरूर इम्पोर्टेंट कॉल होगा, प्लीज कॉल उठा लीजिए। हो सकता है कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी कॉल हो और मुझे छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं, मैंने गलती से वो कह दिया था, पर अब नहीं कहूंगी। पक्का प्रॉमिस मैं नहीं कहने वाली। मैं 1000 साल तक जिंदा रहूंगी, जब तक आप है तब तक रहूंगी,
हमारे 10-20 बच्चे होंगे, फिर उनके साथ मस्ती करेंगे, फिर उनके बच्चों के बच्चे देखेंगे, फिर घूमने के लिए जाएंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। नूर लगातार बोलते जा रही थी, तब तक फोन रिंग एक बार बजकर बंद हो चुकी थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा, उसे नीचे उतारते हुए कहा, तुम कैबिन के बाहर जाओ, नयन लेने के लिए आ रहा है, वो तुम्हें घर भेज देगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, कहीं हमने राणा साहब को नाराज तो नहीं कर दिया। सोचते हुए नूर ने जल्दी से उसके गले में दोनों बाहें डालते हुए कहा, क्या आप मुझसे नाराज हो गए? नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। ये कहते हुए निष्कर्ष ने अपना मोबाइल निकाला और केबिन के कोने में जाकर किसी से कॉल पर बात करने लगा। नूर ने पाउट बनाकर उसकी तरफ देखकर खुद से कहा, एक बार भी नहीं रोका, खड़ूस कहीं के। कहते हुए हो वो पर पटाते हुए बाहर चले गए, जहां पर नयन पहले से खड़ा था। नयन नूर के साथ अंडरग्राउंड पार्किंग से होता हुआ ऑफिस के बाहर आ गया, जहां पर ड्राइवर पहले से ही नूर का इंतजार कर रहा था। नूर ने पलटकर नयन की तरफ देखते हुए कहा, आपके खड़ूस बॉस का स्क्रू ढीला है। कहते हुए नूर कार में जाकर बैठ गई। वही उसकी बात सुनकर नयन हैरान हो गया। पहली बार किसी ने उसके बॉस के बारे में इस तरह की बात कहने की हिम्मत की थी। आखिर कहने वाली भी तो लेडी बॉस ही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए वहां से अंदर आ गया। वहीं केबिन में निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके दूसरी तरफ से किसी की बात सुन रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर शिकारी खुद शिकार बनने के लिए आ रहे हैं तो आने दो। उन्हें इस बार उन्हें भी पता चलेगा कि निष्कर्ष राणा से अब वो रिश्ता नहीं रहा जिससे उन लोगों ने सब कुछ छीन लिया था। कहते हुए निष्कर्ष के हाथों की पकड़ उसके मोबाइल पर मजबूत हो गई। साथ ही उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। कुछ देर तक बात करने के बाद निष्कर्ष ने कॉल कट किया और अपने केबिन में लगी हुई एक तस्वीर की तरफ देखने लगा, जो कि काफी ज्यादा प्यारी थी। उसने उस तस्वीर के पास आकर उस पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, बहुत शौक है ना मेरा शिकार करने का, पर इस बार तुम सब शिकार बनोगे और इस बार जिंदा तो बचोगे नहीं। कहते हुए उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए और साथ ही उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। शाम का वक्त, राणा मैंशन। गीतांजलि जी लिविंग रूम में बैठी हुई थी और बेसब्री से दरवाजे की तरफ देखकर किसी का इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे को देखकर बता सकता था कि इस वक्त वो जो कोई भी आने वाला है वो उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। नूर भी सुकून के साथ चुपचाप लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी और दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। गीतांजलि जी ने आज दोनों को न कुछ कहा था, न ही उन पर ध्यान दिया था। उनकी बेचैनी देखकर नूर ने सुकून के कान में धीमी आवाज में कहा, कौन सा ऐसा स्पेशल इंसान आने वाला है जिसके लिए दादी माँ इस तरह से दरवाजे की तरफ ऐसे नजरें घूर कर बैठी है, जैसे कोई खजाना लेकर आने वाला हो। नूर की बात सुनकर सुकून ने अपने आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, वैसे हो सकता है कि कोई खजाना लेकर आ रहा हो, वैसे भी मेरी प्यारी दादी माँ को पैसों से बहुत प्यार है, लालच की मूरत है ये औरत। कहते हुए वो अपने हाथ मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। इस वक्त डोरबेल की आवाज उन सभी के कान में सुनाई दी। डोरबेल की आवाज सुनकर गीतांजलि जी, जिन्होंने कभी दरवाजा खोला होगा, दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगी। उन्हें इस तरह से दौड़ते हुए देखकर सुकून ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, ये बुरी औरत कुछ भी कर सकती है, वैसा तो जब देखो तब गिरती बढ़ती रहती है, लंगड़ा लूला बनती रहती है और अब ऐसे दौड़ रही है जैसे मैराथन में भाग रही हो। सच में कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरी दादी एक नंबर की नौटंकी है। सुकून की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, नौटंकी कहीं की, एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। नूर की बात सुनकर सुकून ने उसकी ओर देखकर कहा, ओह गॉड, मेरी नूर भी मुंह पर अब बुराई करने लगी है। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि मेरे प्यारे पतिदेव ने मुझे इसकी इजाजत दी है। नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा पति किसको मिलता जो खुद कहता कि उसके परिवार की बुराई करो, उसके परिवार को मारने काटने से पहले सोचो मत। नूर और सुकून एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वही गीतांजलि जी दरवाजे के पास आ गई थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें सामने खड़े 3 लोग नजर आए। उन तीनों को देखकर उन्होंने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बड़ी दीदी। उद्धरण चिन्ह। सामने गीतांजलि जी से कुछ साल बड़ी एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। साथ ही उनके बगल में एक 40-45 साल का आदमी था और उसके बगल में एक लड़का था जिसकी उम्र निष्कर्ष जितने ही लग रही थी। उन तीनों ने गीतांजलि जी को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। उस औरत ने आगे बढ़कर गीतांजलि जी को गले लगा लिया।
ये गीतांजलि जी की बहन वसुधा जी थी। वसुधा जी और गीतांजलि जी अंदर आ गए, साथ ही वो दोनों लोग भी अंदर आ गए। गीतांजलि जी ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा, दीदी क्या वो नहीं आई? उनके इतना कहते ही उन्हें पीछे से एक लड़की की मीठी सी आवाज सुनाई दी, दादी मैं आ गई। गीतांजलि जी ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक खूबसूरत सी लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, अपने हाथों में लगेज बैग लेकर अंदर आ रही थी। देखने में वो लड़की काफी खूबसूरत थी, चेहरे के फेशियल फीचर्स किसी हीरोइन से कम नहीं थे। उस लड़की को देखकर गीतांजलि जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी बाहों को खोलते हुए कहा, आरोही मेरी बच्ची तुम कितनी बड़ी हो गई है। आरोही ने आकर गीतांजलि जी को गले लगा लिया। सुकून का ध्यान जैसे ही अंदर आए लोगों पर चला गया, उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। जैसे ही उसने उस लड़के और लड़की की तरफ देखा और उसने नूर के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? नूर ने जैसे ही ये पूछा, सुकून ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से बहुत जरूरी काम है। कहते हुए सुकून लगभग नूर को खींचते हुए अपने साथ ऊपर लेकर जाने लगी। सुकून का ये बर्ताव नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है, पर वो सुकून के साथ चुपचाप वहां से चली गई। उन्हें ऊपर जाते हुए देखकर गीतांजलि जी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सुकून नूर कहाँ जा रहे हो तुम? घर में मेहमान आए हैं। गीतांजलि जी की आवाज सुनकर नूर पलट कर कुछ कहने ही वाली थी कि सुकून ने जल्दी से कहा, दादी माँ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वरना हम लोग नहीं जाते। कहते हुए सुकून नूर को खींचते हुए लेकर वहां से ऊपर अपने रूम में आ गई। सुकून को इस तरह से खुद को लाते हुए देखकर नूर ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से खींचकर ऊपर लेकर क्यों आ गई हो और कौन थे वो चारों लोग? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आखिर कौन है वो? नूर के सवाल को सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नफरत है उन लोगों से, बहुत ज्यादा। वो दादी की दर की बहन है। वो उनकी सगी बहन भी नहीं है, पर दादी के लिए वो भगवान है और वो उनका बेटा और वो लड़का और लड़की उनके अडॉप्टेड पोता पोती है। मुझे नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं, बट मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। उन्होंने कहते हुए सुकून चुप हो गई। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आगे भी तो कुछ कहो, तुम ठीक से कुछ कहा ही नहीं रही हो। नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा। सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बस इतना समझ लो कि वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं और वो जो औरत है ना, वो दिखने में शक्ल से बहुत भोली है, पर वो किसी शैतान से कम नहीं है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता और सच में तुम्हें बता नहीं सकती। बस इतना समझ लो कि निष्कर्ष भाई उन लोगों से नफरत करते हैं। इनफैक्ट निष्कर्ष भाई उन लोगों को देखकर पैनिक करते हैं। कैन यू बिलीव? जो दुनिया को अपने सामने झुकने की ताकत रखता है, जिससे सब डरते हैं, वो उन लोगों से डरता नहीं है। मतलब अब भी डरता है? मतलब? सुकून ठीक से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वही नूर उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुकून की बातों का मतलब। उसने सुकून को शांत करते हुए कहा, सुकून प्लीज बताओ मुझे कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और उन लोगों से राणा साहब क्यों डरते हैं? वो किसी से नहीं डरते, तुम गलत कह रही हो ना। मैंने आज तक उन्हें किसी से डरते हुए नहीं देखा। हमेशा वो दूसरों को डराते हैं अपनी हरी हरी आंखों से। और वो लड़की वो कौन थी? ऐसे कपड़े पहन कर आई थी जैसे उसके कपड़े खत्म हो गए हो। सुकून ने नूर के सवाल को सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नूर जो बताना है भाई तुम्हें बताएंगे, मुझे बस भाई के लिए डर लग रहा है। आज से 5 साल पहले को जो हुआ था, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। मैं उस टाइम स्कूल में थी। उसके बाद भाई बहुत पैनिक हो गए थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद वो यहाँ से लंदन शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त भाई की उम्र सिर्फ 20 साल थी। उसके बाद से भाई सीधा 5 साल बाद वापस आए हैं। बीच में वो एक बार वापस आए थे, पर सिर्फ एक रात होकर कुछ वापस चले गए थे। एक बार बड़ी माँ के मुंह से सुना था कि इनकी वजह से निष्कर्ष भाई सबसे है नफरत करते हैं। इन लोगों की वजह से ही नील भाई आज इस दुनिया में नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों कहा था, पर मैं तब छोटी थी, तब से मुझे उन लोगों से डर लगता है, इसलिए आज भी मैं ऊपर आ गई। सुकून की बात सुनकर नूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से कहा, अगर राणा साहब के भाई की मौत इनकी वजह से हुई थी, तो फिर ये लोग घर पर क्यों हैं? और जहां तक मुझे लगता है कि दादी के लिए पोते तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर दादी माँ अपने पोते को मारने वाले लोगों के साथ इस तरह से प्यार से कैसे रह सकती है?
नूर के सवाल पर सुकून ने कहा, मुझे नहीं पता नूर, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इन लोगों को देखकर नेगेटिव वाइब्स आती है और वो दोनों मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो उनके सगे बच्चे भी नहीं है, वो तो अडॉप्टेड है और वो भी 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में कौन बच्चे अडॉप्ट करता है? उनके बेटे ने तो शादी भी नहीं की है और 2 बड़े बड़े बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। वो लड़की वो एक नंबर की बदतमीज और बेकार लड़की है और वो लड़का वो भी बहुत अजीब है। कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग करते क्या है। नूर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, इसलिए उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, फॉरगेट, वैसे भी उन लोगों से डरकर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुम भी डरना बंद करो। हमारे हस्बैंड ने हमसे कहा है कि डराने का काम एक हीरो का काम होता है, ना तुम काय हो ना मैं काय हूं, तो हम डरेंगे नहीं। वैसे भी हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। चलो नीचे देखते हैं कि आखिर अनवांटेड मेहमानों के आने की कोई खास वजह है या फिर हमारे पति को डराने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि हमारे पति किसी से नहीं डरते, आज हम देख भी लेंगे कि क्या सच में वो किसी से डरते हैं या फिर बस डराना जानते हैं। नूर की बात सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नूर मेरी बात तो सुनो। नूर ने सुकून के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बच्चे की तरह डरना बंद करो और चलो मेरे साथ नीचे, मैं भी देखती हूँ कि क्या करते कहते हैं वो लोग। कहते हुए नूर सुकून का हाथ पकड़कर उसे लेकर नीचे आने लगी। सुकून ने भी अब कुछ नहीं कहा, वो भी नूर के साथ नीचे आने लगी। वहीं नीचे सब लोग बैठे हुए थे। आरोही मुस्कुराते हुए गीतांजलि जी से बात कर रही थी, वो उनके बगल में ही बैठी हुई थी। वो लड़का भी पूरे घर को अजीब नजरों से देख रहा था। उसका नाम अर्नव था। गीतांजलि जी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, कितने सालों के बाद वापस आए हो तुम, कब से आने के लिए कह रही थी? गीतांजलि जी की बात पर आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ आप तो जानती हैं ना, मैं पढ़ाई कर रही थी लंदन में, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। वैसे आप ये छोड़िए, मुझे बताए कि निष्कर्ष कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, कितने दिन हो गए उससे नहीं मिली। गीतांजलि जी कुछ कहती उससे पहले ही नूर ने तेज आवाज में कहा, मेरे पति की याद क्यों आ रही है तुम्हें? नूर की आवाज सुनकर आरोही ने नूर की तरफ देखा। नूर के मुंह से मेरा पति सुनकर आरोही के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि उसकी एक अनवांटेड वाइफ भी है। फॉरगेट, तुमसे बात करना मेरे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता, वैसे भी नौकरानी हो नौकरानी की तरह रहो। नूर ने जैसे ही ये सुना, उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, नौकरानी होगी तू? मेरा पति कितना अमीर है ये तू नहीं जानती, तो मैं क्या हुई है? तुझे समझ में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। नौकरानी मैं पहले थी, पर अब मैं महारानी हूँ, वो भी इस घर की। नूर की बदतमीजी देखकर गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, तमीज से बात करो, मेहमान है वो। नूर ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए मेहमान होंगे, हमारे लिए तो अनवांटेड मेहमान है ना सुकून? कहते हुए नूर जाकर क्वीन की तरह सोफे पर बैठ गई। उसने घूरकर उन सभी को देखते हुए कहा, जरा बताए कौन है आप सब लोग, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि कोई मेहमान आने वाला है। इस तरह से बिना बताए किसी के घर पर नहीं आते। नूर की बात सुनकर गीतांजलि जी की बहन वसुधा जी ने नूर को घूरते हुए कहा, तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? वसुधा जी की बात पर नूर ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल तमीज है। आपको क्या लगता है कि मैं बदतमीज हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर बहुत तमीज है, पर मैं सिर्फ तमीज से उन लोगों के साथ पेश आती हूँ जो मेरे अपने होते, और आप लोग तो मेरे अपने भी नहीं हैं, इनफैक्ट पराये भी नहीं है। आप तो मेरी प्यारी दादी माँ, सॉरी मेरी सो कॉल्ड दादी माँ के रिश्तेदार है। गीतांजलि जी ने नूर को घूरते हुए कहा, नूर तमीज से बात करो, ये तुम्हारी। गीतांजलि जी आगे कुछ कहती, इससे पहले ही नूर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप चुप हो जाए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और आपको क्या लगता है आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बात मानकर अपना सिर हिलाएगी और यहाँ वहाँ घूमेगी। ये सारी बातें मुझे नहीं करनी। वैसे इस लड़की की आंखों में मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। मेरे पति का नाम लेते हुए ऐसे आसपास घूर रही थी जैसे कोई इसका बॉयफ्रेंड हो। पहले बताना चाहती हूँ मैं कि मेरा पति शादीशुदा है, उसकी बीवी सर्वगुण संपन्न है। आरोही ने तुरंत कहा, तुम्हारा क्या लगता है कि मैं किसी शादीशुदा आदमी के पीछे भागने वालों में से हूँ? आरोही की बात सुनकर नूर ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें देखकर यही लगा है, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरी पति पर बुरी नजर मत डालना। कहते हुए नूर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, बाय बाय।
कहते हुए नूर एटीट्यूड से ऊपर जाने लगी। गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज लड़की, माफी मांगो अभी के अभी। गीतांजलि जी की आवाज सुनकर नूर ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, पर मेरे पतिदेव ने किसी से भी माफी मांगने से मना किया है। वो किंग है, मैं क्वीन हूँ और क्वीन किसी के सामने झुकती हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए अगर माफी चाहिए तो वो तो इस जन्म में नहीं मिलने वाली। बाय बाय दादी माँ। चलो सुकून, फालतू लोगों के साथ बैठकर हमें टाइम पास नहीं करना है। वैसे भी कुछ लोग बेशरम होते हैं जो इनवाइटेड मेहमान बनकर किसी के भी घर टपक पड़ते हैं। कहते हुए नूर एटीट्यूड से वहां से चली गई। वहीं नूर की बातें सुनकर वो चारों गुस्से से भर चुके थे। गीतांजलि जी का तो दिमाग खराब हो चुका था। उनके बगल में बैठी वसुधा जी ने गुस्से से कहा, तुमने तो कहा था कि ये लड़की गाय की तरह है, ये कहाँ से तुम्हें गाय दिख रही है? ये तो शेरनी की तरह दहाड़ रही है। वसुधा जी की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, कुछ दिनों से शेरनी बनी बैठी है, पर इसे कैसे बिल्ली बनाना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आरोही ने गीतांजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, निष्कर्ष कहाँ है? मुझे उसे देखना है। आरोही की बात सुनकर गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ पर तुम्हें उसे देखने के लिए नहीं बुलाया गया है। जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तुम सबके कमरे रेडी है, अभी अपने कमरे में चले जाओ।